टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। 3 हमलावर, तीनों अलग अलग जिलों से, तीनों का बैकग्राउंड अलग, लेकिन तीनों जब एक साथ अतीक और अशरफ को मौत की नींद सुला देते हैं तब सवाल उठना लाजमी है कि इन मोहरों के बीच असली शतरंज का खिलाड़ी कौन है। कौन है वो सुपारी किलर जिसने इन तीनों को हायर किया। तीनों को एडवांस में 10-10 लाख रुपए भी दिए जाने की बात सामने आई है। हमारे साथ संवाददाता विश्वेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए। विश्वेश, बांदा, हमीरपुर, कासगंज, तीनों का कनेक्शन कैसे आपस में जुड़ा? साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि इन तीनों के बीच की एक कड़ी मालूम पड़ रही है, सुंदर भाटी गैंग से कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। विश्वेश तिवारी जी, जाहिर सी बात है राम जी, सोनू यादव उनमें से एक व्यक्ति है जिसका सुंदर भाटी से कनेक्शन सामने आ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ने जब ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर इन तीनों का कनेक्शन क्या है और इन तीनों को हथियार कहां से मिला, तो वहां से ये बड़ी खबर सामने आई कि इन तीनों को हथियार मेरठ से मिला था। और वहीं जिस व्यक्ति ने इन तीनों व्यक्तियों को हथियार दिया था, जिसका नाम सोडी था, वो भी मृत पाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इसमें शामिल होगा, जो भी इस घटना में सम्मिलित होगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। मगर इस बीच इस पूरे मामले में 2 बड़े नाम सामने आए हैं। पहला नाम विशाल तिवारी और दूसरा नाम पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर का। विशाल तिवारी सुप्रीम कोर्ट में बहुत समय से प्रैक्टिसर है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अमिताभ ठाकुर और उन्होंने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करने की बात कही है। निश्चित तौर पर सीबीआई से जांच करने की मांग जो की है, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है विश्वास कि बांदा, हमीरपुर, कासगंज, तीनों अलग अलग जिलों के हमलावर यहाँ पर आते हैं और इनका कनेक्शन सुंदर भाटी से जुड़े होने की बात सामने आई है। यहाँ पर हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या सुंदर भाटी ही इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है या फिर ये चेन और लंबी हो सकती है? विश्वेश, देखिए, अभी इसमें राम जी कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता है। क्या पता ये चेन और लंबी हो सकती है, क्योंकि मामला बहुत ही संगीन होता जा रहा है। जिस तरीके से अतीक और अशरफ दोनों ने मीडिया के सामने अपनी आखिरी जो लाइन बोली थी, जिसमें वो गुड्डू बमबाज, उस गुड्डू मुस्लिम के बारे में कोई ना कोई ऐसा बात कहने वाले थे जो बड़े राज खोल सकता था, तो ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं शायद ये राज सबके सामने ना आए, इस वजह से उसी समय में अशफाक और अतीक की हत्या कर दी गई। जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर वो कुछ अहम जो है वो जानकारी दे रहा था, लेकिन उसी समय जो है वो तीनों हमलावर पहुंचते हैं और दोनों को मौत के घाट उतार देते हैं। विश्वेश, यहाँ पर ये समझना भी जरूरी है कि घटनाकांड के बाद इतना हो हल्ला हुआ, हंगामा हुआ, यहाँ पर ये बताइएगा कि इसके बाद अब क्या माहौल है? जांच की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है? न्यायिक आयोग भी गठित किया गया है, एसआईटी भी गठित कर दी गई है, क्या पूरी अपडेट है लखनऊ से? देखिए, लखनऊ से अभी तक की जो अपडेट आई है वो यही आई है कि अभी इन पूरे मामले में जांच जारी चल रही है। जहां तक मेरठ तक ये मामला, जांच का मामला पहुंचा, जहां पे जो सोडी, जो मुख्य वो था, हथियार देने वाला व्यक्ति था इन तीनों लोगों को, वो मृत पाया गया है। अब आगे इसकी जांच चल रही है, आगे इसमें आगे और कौन कौन जुड़ा हुआ है ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जी, निश्चित तौर पर यहाँ पर पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ कांग्रेस से अजय पांडे जुड़े हुए हैं। अजय पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका ए न्यूज टुडे पर। 15 अप्रैल को रात करीब 10 बजे एक घटनाकांड होता है जिसमें माफिया अतीक अहमद और अशरफ एक हत्याकांड में मार दिए जाते हैं। वहां से लेकर अब तक, जबकि न्यायिक जांच आयोग गठित किया गया है, एसआईटी का गठन किया गया है, इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या पूरी तरीके से संतुष्ट हैं आप और कांग्रेस? देखिए, इस पूरे घटना की सबसे बड़ी बात जो है ये है कि पालिका के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा एक षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत जो लोगों का इस्तेमाल करके और अपराधियों को एक अपराधी तो उनका किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अपराध अंजाम दिया जा रहा है और बड़े अपराध श्रेणी को किया जा रहा है।
ये बहुत ही निंदनीय है। और यदि ऐसा रहा तो क्या हमें तो नहीं लगता कि फिर न्यायपालिका की जरूरत है। मेरे अनुसार तो ये कहना है कि इससे अच्छा होगा फिर आप न्यायालयों को बंद कर दें। भाई जब खुद ही आप अपने आप ही न्याय दे सकते, तो इससे अच्छा न्यायालयों को बंद कर दीजिए। बिल्कुल, न्यायालयों को बंद करने की बात यहाँ पर अजय पांडे जी कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप इसे राजनीतिक हत्या तो करार दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये बताइएगा कि अब तक जो जो चीजें एक्शन लिया गया है इस पूरे मामले में, एसआईटी जांच का गठन और न्यायिक आयोग का गठन, तो इस पूरे जो है आयोग से आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, हम तमाम प्रदेशवासियों का कहना एक है कि इस मामले की गंभीरता से जांच हो कि किस प्रकार से इसमें क्या सरकार की मिली भगत रही है या प्रशासन की मिली भगत रही है। तो उसके लिए प्रदेशवासियों की मांग है कि सीबीआई जांच और तत्काल जांच हो। और दूसरी बात कि बहुत ही बड़ा सवाल है कि मीडिया वालों की मौजूदगी में पूरे प्रयागराज प्रशासन के आला अधिकारियों के सामने गुंडों के द्वारा, अगर मान लीजिए वो दोनों गुंडे मारे गए, ठीक है, जो गुंडे मारे हैं और वो भी पुलिस प्रशासन के एकदम सामने, ये कहां तक अन्याय। ये भी तो एक गुंडई को ऊपर उपजाया जा रहा है। यही लोग आगे चल के अतीक और कोई कुछ बनेगा। जी विश्वेश यहाँ पर अजय पांडे जी का साफ तौर पर कहना है कि यही लोग जो है आगे चलकर अतीक और अशरफ जैसे माफिया बनते हैं। देखिए, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार बार ये बात साफ की है कि ये जो भी मुजरिम है इनको भी बख्शा नहीं जाएगा, इनको किसी भी कीमत पे छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी होगा कि आखिर इनको भेजा किसने था। ये एक बड़ा राज है कि आखिर इस हत्या की पूरी प्लानिंग किस बॉस की थी, डॉन को मरवाने के पीछे की पूरी साजिश किसकी थी। क्योंकि एक बात साफ है कि अशरफ कहीं ना कहीं, अशरफ का जो हालिया बयान हमने देखा, अशरफ कहीं ना कहीं जानते थे कि उनकी हत्या होने वाली है। अशरफ ने ये बयान भी दिया था मीडिया से कि अगर मेरी हत्या हो जाती है तो एक बंद लिफाफा मुख्यमंत्री के पास पहुंचेगा और उसमें वो सारे राज खुल जाएंगे, जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़ा एक बड़ा नाम सामने है। नाम नहीं बताया था उन्होंने, लेकिन कहा था कि अगर हमारी हत्या होती है तो 3 दिन के अंदर एक बंद लिफाफा मुख्यमंत्री के पास पहुंचेगा। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि उस लिफाफे में क्या होगा, क्या वो लिफाफा मुख्यमंत्री तक पहुंचता है। इसके साथ ही एक बड़े ही सुनियोजित तरीके से ये पूरा का पूरा कांड किया गया, ये पूरा घटना किया गया। और जो लड़के हैं वो लड़के पहले से ही आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे। ऐसे में ये मामला भी सामने आ रहा है कि क्या ये कोई किसी दूसरे गैंग का तो काम नहीं है, क्योंकि इसमें सुंदर भाटी का भी नाम जुड़ा हुआ आ रहा है। तो ये भी हो सकता है कि ये गैंग वॉर के रूप ले ले। ऐसे में एक और बड़ा सवाल ये भी है कि शाइस्ता कहाँ है, जो अतीक और अहमद की वाइफ है शाइस्ता, वो अभी तक फरार। ऐसा माना जा रहा था कि अतीक अहमद के मिट्टी के समय में शाइस्ता अपने आप को सरेंडर कर देंगी, लेकिन शाइस्ता अभी फरार है। तो ये कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी बाकी है जानना। निश्चित तौर पर जब बरेली से पहली दफा प्रयागराज जो लाया गया था अशरफ, और फिर जब वो प्रयागराज से बरेली वापस पहुंचा था जिला जेल, तब उसने कहा था कि एक बड़े अधिकारी जो है उसकी हत्या की साजिश रच रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री को बंद लिफाफे में उसकी चिट्ठी पहुंचेगी। विश्वास, जिस तरीके से आप इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचा रहे हैं, ये बताइएगा कि ये लिफाफा कौन पहुंचाएगा योगी आदित्यनाथ तक, ये भी बता दीजिए। देखिए, ये तो अशरफ के साथ ही खत्म हो गया ये मामला कि लिफाफे में क्या था, ये लिफाफा कौन पहुंचाएगा। ये भी एक राज बनकर रह गया उन्हीं के साथ। जिस तरीके से एक चीज देखने वाली थी कि अतीक अहमद भी जब लास्ट में गुड्डू मुस्लिम के बारे में कोई राज खोल रहा था तो उस समय हत्या कर दी गई, और यही राज इसी तरीके से अशरफ भी कई राज खोलने वाला था लेकिन उनकी हत्या हो गई है। तो ऐसा ये भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कई बड़े नाम सामने आने वाले थे, क्योंकि अतीक अहमद का जो लिंक था वो पाकिस्तान से भी जोड़ा जा रहा था। जो हथियार थे अतीक अहमद के पास वो पाकिस्तान से उसका नाता जोड़ा था। तो कहीं ना कहीं कई बड़े नामों का खुलासा होना था, उन नामों को छिपाने के लिए भी हत्या है। मगर इस पूरे मामले पे अभी कुछ नहीं कहा जा, क्योंकि जांच चल रही। गुड्डू मुस्लिम का यहाँ पर आपने जिक्र किया है, गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन क्या बताई जा रही है, क्या उसकी गिरफ्तारी को लेकर कोई अपडेट आया है क्या? राम जी, गुड्डू मुस्लिम का पहला पता जो था कर्नाटका का लोकेशन दिखाया जा रहा था, लेकिन इस बीच एक अफवाह भी उड़ी थी
कि गुड्डू मुस्लिम नासिक में पकड़ा गया है, मगर नासिक पुलिस ने इसे सिर से खारिज कर दिया। होटल से जो व्यक्ति पकड़ा गया था वो गुड्डू मुस्लिम नहीं था। इससे साफ पता चलता है कि अभी भी गुड्डू मुस्लिम पुलिस के हत्थे से बहुत दूर है। अभी भी गुड्डू मुस्लिम फरार चल रहा है। हालांकि उसका जो पहला लोकेशन था वो अभी भी कर्नाटक, उसके बाद कोई लोकेशन का पता नहीं चला। लोकेशन का पता नहीं लगा है। आखिरी लोकेशन जो है वो कर्नाटका बताई जा रही है। कल ऐसी अफवाह उड़ी थी कि वो महाराष्ट्र के नासिक से गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने इस पूरी जो है अफवाह को, इस पूरी जानकारी को एक अफवाह बताया था। अजय पांडे जी, आपका रुख करते हैं हम वापस से। अगर दो माफिया जिन्होंने पूरे यूपी में, पूरे पूर्वांचल में दहशत फैला रखी थी, 24 फरवरी को उन्होंने खुलेआम जो है वो अपने शूटर्स को भेजा और उमेश पाल की हत्या करवाई, उनके साथ सुरक्षा में मौजूद 2 गनर्स की हत्या करवाई, तो ऐसे लोगों की जब हत्या हो गई है तो फिर कांग्रेस बखेड़ा क्यों बना रही है? देखिए, राक्षसों का वध तो होना चाहिए ना, राक्षसों का वध तो होना चाहिए ना। माफियाओं बीजेपी कह रही है। जात और हेलो, क्या आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूं, अपनी माफिया गुंडों की कोई जात धर्म नहीं होता, और अगर कोई माफिया गुंडाई कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सरकार यदि इस मंशा से उनके खिलाफ कार्रवाई करे कि ये विशेष जाति के हैं, विशेष धर्म के हैं, तो ये बिल्कुल ही न्यायोचित नहीं है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में तमाम माफियाओं की एक बड़ी लिस्ट है। मुझे तो लगता है भाजपा के पार्टी में ही देख लीजिए तो आप एक बड़ी लिस्ट है, जो बलात्कारी है, जो 302 के मुकदमे में है, लेकिन उनको भी अभी संरक्षित करके रखा गया है। तमाम अपराधी ऐसे इधर उधर घूम रहे हैं, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। तो ये देखकर उन पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए कि ये विशेष धर्म के हैं, विशेष जाति के हैं। जो गुंडे बदमाश होते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जिस भी धर्म के हो, जिस भी जाति। तो इस प्रकार तो सरकार को। अजय पांडे जी, क्या आपको लगता है कि ये जो कार्रवाई हो रही है, ये जो एक्शन लिया जा रहा है, फिर चाहे वो असद का गुलाम का एनकाउंटर हो या फिर जो 15 अप्रैल को जो कुछ भी घटनाक्रम धूमनगंज जो प्रयागराज में हुआ, वो क्या एक खास मजहब को टारगेट करके किया जा रहा है? देखिए, ये तो सरकार को कहना पड़ेगा, आप लोगों को भी समझना पड़ेगा कि क्या पूरे उत्तर प्रदेश में केवल एक ही माफिया था कि जिसका अंत हो गया, समाप्त हो गया, गुंडा राज खत्म हो गया। आप पता करिए ना कि प्रदेश में और कौन कौन कितने गुंडे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज है, लेकिन वो खुलेआम घूम रहे हैं और उनको सरकार का संरक्षण मिल रहा है। तो ऐसे में एक प्रश्न उठता है कि क्या विशेष जाति धर्म को देख के सरकार कार्रवाई कर रही है? कौन से माफिया उत्तर प्रदेश में हैं, इनकी लिस्ट बनाने की बात आप कर रहे हैं। आपके सहयोगी जो एक वक्त हुआ करते थे समाजवादी पार्टी, उनके मुखिया अखिलेश यादव ने एक लिस्ट सौंपी हुई है मुख्यमंत्री को, सरकार को। क्या आपने भी कोई ऐसी लिस्ट बनाई है माफियाओं की, अजय पांडे जी? देखिए, माफियाओं की लिस्ट सरकार के पास होती है और पुलिस विभाग के पास भी होती है। तो पुलिस विभाग को भी समझना चाहिए कौन माफिया है, और माफियाओं को बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए, चाहे जिसकी जाति धर्म के हो। और सरकार यदि एक विशेष जाति को टारगेट कर रही है, विशेष धर्म को टारगेट कर रही है, तो ऐसे में ये कतई न्याय संगत नहीं है और ये न्यायालय के सामने भी चुनौती है। सरकार के पास यकीनन लिस्ट होती है, लेकिन जब सरकार अपने दायित्व से पीछे हटती है और जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं कि खास जाति और धर्म को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे में विपक्ष का रोल भी बनता है कि वो सरकार को याद दिलाए कि भाई और भी माफिया यूपी में है, सक्रिय हैं और लगातार जो है वो दहशत फैला रहे हैं। अजय पांडे जी, देखिए, समूचे विपक्ष की मांग है कि इस मामले की काफी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, सीबीआई के माध्यम से जांच होनी चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक प्रश्न और उठता है कि जैसे ही अभी 2 दिन पहले पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जो सवाल के सामने प्रश्न खड़ा किया है, तो उसको भी लेकर गंभीरता होनी चाहिए कि जो पुलवामा में हुए उसके जो आरडीएक्स उपयुक्त हुए उसका अभी तक पता नहीं चला। अब ऐसे संगीन मामलों का यदि खुलासा ना हो, उसकी जांच ना हो, तो फिर मुझे लगता है गुंडा राज तो कायम है, प्रदेश ही नहीं पूरे देश में है। विश्वेश जी सर,
कांग्रेस कह रही है कि जब पुलवामा अटैक जैसे मामले की जांच अभी तक नहीं हो पाई, कौन उस हमले के पीछे था, 40 जवान शहीद हो गए थे पुलवामा में सीआरपीएफ के, तब ऐसे जो माफिया मारे गए हैं उनकी जांच कब तक होगी, कब तक मालूम पड़ेगा हत्यारे कौन है, ये तो भगवान भरोसे है। देखिए, पुलवामा का अगर मामला हम लोग देखें तो पुलवामा मामले में जांच हुई थी और जांच के ही तर्ज पर स्ट्राइक भी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी उसी स्ट्राइक के दम पर कई बार अपने जीत होने का वो दावा भी करती आई है। बाकी अगर हम बात करें माफियाओं की, एनकाउंटर्स की, जिस तरीके से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, इस पर भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ताओं का साफ कहना है कि सिर्फ जाति धर्म देखकर एनकाउंटर नहीं हुआ है। इस बीच कई 2017 से लेकर 2022 का अगर आप लिस्ट उठाएं एनकाउंटर की, तो उसमें कई हिंदू भी हैं, कई मुस्लिम भी हैं, यादव भी हैं, मतलब हर किस्म का अपराधी का खात्मा किया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास दुबे को कैसे भूल सकते हैं, ब्राह्मण था, जाहिर सी बात है, उसका भी तो एनकाउंटर हुआ। विकास दुबे, गैंगस्टर भाटी, अभी कानपुर में एक गरीब ब्राह्मण के झोपड़ी पे जेसीबी चला दिया गया, उसके परिवार में 2 लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया। लेकिन क्या इससे कौन सा बुलडोजर चला और इससे कौन सा एनकाउंटर हुआ, किसका एनकाउंटर हुआ, कौन दोषी उसमें था, प्रशासन के कितने लोग उसमें दोषी थे, कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई, कुछ हुआ क्या, कोई जांच हुई, पता चला नहीं, क्यों? निश्चित तौर पर कानपुर देहात की वो खबर एक बहुत ही दुखद खबर थी। हम भी इसका पूरी तरीके से इस पूरी घटना पर संवेदना जाहिर करते हैं। फिलहाल विश्वेश, हमें ये जानकारी आप दीजिए कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, धूमनगंज इलाके के इंस्पेक्टर राजेश कुमार मौर्य ने अपनी तहरीर में लिखा था कि 15 अप्रैल की शाम, यानी कि जिस रात में अतीक और अशरफ को गोली मारी जाती है, उससे कुछ घंटों पहले उन्हें बेचैनी होती है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। तो कांग्रेस के हमारे साथी जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरा घटनाक्रम या तो पुलिस की मिली भगत से या फिर सरकार की मिली भगत से अंजाम दिया गया, कितनी सच्चाई मालूम पड़ रही है विश्वेश? देखिए, अगर इस वक्त के माहौल पर ध्यान दिया जाए तो चुनावी माहौल चल रहा है और जिस तरीके से विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि विकास दुबे की गाड़ी पलट गई, तो अगर देखा जाए तो कानपुर से उत्तर प्रदेश की दूरी में अगर एक गाड़ी पलट सकती है तो साबरमती से लखनऊ तक आने में गाड़ी कैसे नहीं पलट सकती है? गाड़ी पलटना था तो पलट सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा मामला किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा रचा गया जिसका खुलासा होने वाला था, जिसके नाम का खुलासा होना था, वो सरकार में है या विपक्ष में है, ये तो जांच ही बता पाएगा। लेकिन ये बात तो साफ है कि सरकार अगर इस मामले को, इस घटना को अगर वो घटित करती तो कहीं ना कहीं पे सरकार को आने वाले चुनाव में इसका लॉस होता, क्योंकि ये मामला फिर असद के एनकाउंटर के बाद कितना ज्यादा संगीन हो गया था ये हम सभी ने देखा। उसके बाद अतीक अहमद और अशरफ का ऐसे हत्या होना बहुत बड़ा एक सवालिया निशान सरकार पे खड़ा कर सकता था। तो अगर सोचा जाए तो सवाल सरकार ऐसा कदम उठाने से पहले सोचती जरूर, लेकिन वहीं ये बात साफ जाहिर हो रही है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा राज का खुलासा होने वाला था, जिसको देखते हुए ये घटना को आगे वो घटित किया गया। जी अजय पांडे जी, जोगी ने कहा था कि अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा, और मिट्टी में मिलाने की बात कही तो अब तक जो है वो 4 अपराधी जो है, बड़े अपराधी, वो दोनों माफिया हैं, उन्हें मिट्टी में मिलाया गया 3 हमलावरों के जरिए। इसमें सरकार पुलिस का कोई योगदान खैर नहीं था, जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं, हालांकि वो एक अलग आरोप है। और इसके अलावा 2 जो है आरोपी गुलाम और असद का एनकाउंटर हुआ। इसके अलावा हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि क्या सत्यपाल मलिक का पुलवामा अटैक से जुड़ा हुआ जो आरोप है, क्या कहीं उसको दबाने के लिए, उसको छुपाने के लिए क्या इस तरीके का हमला अंजाम दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इसी तरफ है, इसी के साइड आपका आकलन कर रहा था कि जो सत्यपाल मलिक ने बड़ा खुलासा किया है कि वहां जब सैनिकों को जरूरत थी हेलीकॉप्टर की, तो सरकार ने वहां हेलीकॉप्टर देने से डिनाई किया, जिसके बाद से एक बड़ी घटना हमारे देश के 40 जवानों के जान चली गई। और इसके अलावा आप एक चीज और भी, कि जिस प्रकार द्वारा बड़े बड़े मुद्दों को जब उठाया जाता है तो सरकार इस प्रकार के अंजाम कराई जाती है, आप जैसे हमारे राहुल गांधी इस तरीके मोदी और अंबानी के संबंध को लेकर बड़ा प्रश्न खड़ा किया कि जो LIC के पैसे जो डूब गए, उनका
जो अडानी के शेयर में पैसा था वो किसका है। तो इसको लेकर के आप देखेंगे कि उनकी सदस्यता पे भी केस खुलवा दिया है, त्वरित कार्रवाई कर दी जाती है, उनकी जाती है। लेकिन आप देखिए कि विपक्ष तो अपना काम कर रहा है, लेकिन अब सरकार जो तानाशाही है और जो गलत तरीके से कार्य करने की प्रणाली है, वो बहुत ही बड़ा प्रश्न करने वाला है कि ये एक विशेष जैसे मतलब सरकार की जो नाकामी है वो ना दिख पाए, इसको लेकर अनाप शराब इधर उधर जैसे तैसे मतलब अपने क्रिया को अंजाम दे रही है। कांग्रेस का अब क्या कुछ एक्शन होने वाला है इस पूरे हमले के बाद, किस घटनाकांड के बाद? जी, कांग्रेस का इस पूरे एक्शन के बाद, पूरे घटनाक्रम के बाद क्या कुछ एक्शन होने वाला है? कांग्रेस का ये बात है कि पूरे मामले में इसमें सबसे पहले तो सीबीआई की जांच बैठे और जो भी वास्तविकता हो वो खुलासा हो, और इस प्रकार से पुलिस प्रशासन के सामने, मीडिया बंधुओं के सामने जिस प्रकार से गुंडों द्वारा हत्याएं होती हैं, यह पूरा का पूरा गुंडा राज का एक जीता जागता सबूत है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं, तो आप इससे साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में भी गुंडा राज कायम है। और इससे लगाम इसका कोई फायदा होगा क्या बीजेपी को, अजय पांडे जी? मुझे तो नहीं लगता। इसके खिलाफ तो पूरी जनता रोष है कि भाई जब न्यायालय का काम ही सरकार करने लगी तो न्यायालय की क्या जरूरत। विश्वेश, योगी आदित्यनाथ ने 2022 की यूपी विधानसभा इलेक्शन से पहले नारा दिया था 80-20 का। 80-20 का जिक्र उन्होंने किया था, 80 हिंदू और 20 मुसलमान, और 24 का लोकसभा इलेक्शन अब आ रहा है। तो क्या लगता है कि ये जो खास मजहब को टारगेट करने का आरोप बीजेपी पर लग रहा है, सरकार पर लग रहा है, तो क्या 24 के इलेक्शन में कुछ फायदा होगा क्या बीजेपी को? विश्वेश, देखिए, कहीं ना कहीं पे इसको फायदे से भी जोड़ के देखा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां कुछ लोग रुष्ट हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता में एक खुशी भी है, क्योंकि अतीक अहमद और अशरफ अहमद परिवार ये एक ऐसा नाम है जिसने काफी लंबे समय से आतंक मचाया हुआ था। जब भी इनकी सत्ता आती थी, इनको जमीन कब्जा करना, घर तोड़वाना, लोगों को मारना इनके लिए आम बात थी, दिन दहाड़े हत्या करना। ऐसे में जनता के नाश में इन लोगों ने दम कर रखा था। तो कहीं ना कहीं एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी मिला दिया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ चाहे अंसारी हो चाहे अहमद हो, इन सभी के साथ कार्रवाई हो रही है और सुनियोजित तरीके से इन सभी के साथ वो उनको सजा दिलाने की काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो नगर निगम चुनाव, नगर निकाय चुनाव आने वाले हैं, इसमें ये फायदा इनको जरूर देगा। और आगे चल के अब ये तो वक्त ही बताएगा कि इसका फायदा कितना मिला। लेकिन हाँ, वो एक कहावत है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का ये जो चुनाव है, इसके जो परिणाम होंगे, इसका जो भी रिजल्ट आएगा, जिस भी पार्टी के पक्ष में आएगा, वो देखने लायक। बिल्कुल, दिल्ली का रास्ता जो है वो लखनऊ से होकर गुजरता है। 80 लोकसभा सीटें यहाँ पर आती हैं। विश्वेश, आपकी लोगों से भी बात हुई होगी, स्थानीय लोगों से, उनका क्या कुछ कहना है इस दोहरे हत्याकांड पर? देखिए राम जी, एक बात तो साफ हो जाती है, तरीके से हमने गुलाम की माता का बयान सुना, सेम वही बयान मुस्लिम समाज में भी है कि जो भी व्यक्ति ऐसे गलत कामों में संलिप्त रहेगा, ऐसे आपराधिक घटना करेगा, दूसरे का जीवन छीनेगा, उसका भी जीवन कहीं ना कहीं ऐसे ही समाप्त होगा। आप खुद देख सकते हैं कि एक पुत्र की माता खुद मीडिया के सामने कह रही है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, जो भी हुआ सही हुआ, सरकार ने इंसाफ किया। तो वो बयान एक बड़ा बदलाव ला सकता है। और मुस्लिम समाज में भी इस बात का कहीं ना कहीं खुशी है कि हाँ, कहीं ना कहीं पे माफियाओं का अंत हो रहा है। जो गलत करेगा उसके साथ गलत ही होगा। और आप देखें कि जिस तरीके से प्रयागराज वही जगह है जहां से अतीक अहमद का ये आपराधिक वो जीवन शुरू हुआ और वही जगह पे वो खत्म हो गया। तो जैसी करनी वैसी भरनी, जनता का कहना है। जी बिल्कुल, जिस जगह से उसने अपने आपराधिक जीवन की शुरुआत की थी, उसी जिले में उसका अंत हो गया है, भले ही वो अंत 3 लोगों की हत्या के जरिए हुआ हो। विश्वेश,
अतीक और अशरफ के जनाजे के वक्त दोनों नाबालिग बेटे एजाम अबान भी कसारी मसारी कब्रिस्तान में मौजूद थे। इसके अलावा अशरफ की पत्नी और दोनों बेटियां भी शरीक रही थी। लेकिन यहां पर यह भी बताइएगा कि शाइस्ता परवीन फरार है। वो अपने ना तो बेटे के जनाजे के वक्त दिखाई पड़ती है और ना ही अपने देवर और पति के जनाजे के वक्त। विश्वेश जी, ये बड़ा सवाल है कि आखिर शाइस्ता है कहाँ, क्योंकि एक माता के लिए उसके पुत्र का अंत होना सबसे बड़ा दुख का बात होता है। लेकिन उस समय भी शाइस्ता गायब थी। उसके बाद जब उनके पति की हत्या हो गई उस समय भी शाइस्ता गायब रही। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर शाइस्ता के मन में क्या चल रहा है और शाइस्ता क्या कर रही है, कहाँ छुपी हुई है, उनको पनाह देने वाला कौन है। आखिर इतने समय से उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ से ये कैसे बची रह गई, ये एक बड़े सवाल है जिनका जवाब उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच के बाद ही, एसआईटी की जांच के बाद ही पता चला। बिल्कुल, यहाँ पर अतीक अशरफ के जनाजे के वक्त दोनों नाबालिग बेटे एजाम अबान भी मौजूद थे और उनका परिवार जो है अशरफ की पत्नी और बेटियां भी शरीक रही थी। तो उनसे बात करके आपने क्या जानकारियां ली, उनके चेहरे का हाव भाव क्या था, ये भी बताइएगा। देखिए, जाहिर सी बात है, परिवार बेहद दुखी था। किसी के भी परिवार का कोई व्यक्ति खत्म हो जाए तो दुखी रहेगा ही। कहीं ना कहीं पे परिवार दुखी तो था ही, लेकिन परिवार के मन में एक और परेशानी झलक रही थी। वो ये था कि आखिर उनकी माता, उनकी पत्नी क्यों नहीं आई, अतीक की और असद की। ऐसे में अब मुद्दा यही है कि परिवार भी कुछ बातें खोल नहीं पा रहा है, दुख में है, उनसे ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन उनके चेहरे हाव भाव से तो यही पता लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनको दुख भी है और डर भी है। जी अजय पांडे जी, 3 सदस्यीय न्यायिक जांच कमेटी का गठन किया गया है जो कि 2 महीने के अंदर इस पूरे मामले में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आपका रिएक्शन? देखिए, प्रदेशवासियों का एक ही इस विषय पे ये था कि सीबीआई की जांच हो और त्वरित जांच हो, जो भी खुलेआम हो वो जनता के सामने रखा जाए। और अब इसके साथ एक चीज और भी है कि जो इसमें न्यायपालिका को दरकिनार करते हुए एक बड़ा घटना अंजाम दिया गया है, यह भी बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि पूरे प्रशासन और मीडिया के सामने जिस प्रकार से गुंडों के द्वारा अंजाम दिया जाता है, तो क्या ये गुंडा राज नहीं है, जंगल राज नहीं है? तो इसको लेकर तो ये तो लगता है कि न्यायालय को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और जांच की मांग करनी चाहिए सरकार से और जांच कमेटी गठित करनी चाहिए। राम जी, यहाँ पे जांच कमेटी गठित कर दी गई, एसआईटी का भी गठन किया गया है जो कि 3 पुलिस अधिकारी उस एसआईटी में शामिल होंगे। इसके अलावा न्यायिक जांच कमेटी का भी गठन किया गया जिसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश इस मामले की रिपोर्ट 2 महीने के अंदर सौंपेंगे। अजय पांडे जी, आप सीबीआई जांच की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन आप तो कहते हैं कि सीबीआई और ईडी जो है केंद्र के अधीन है, मोदी सरकार के लिए काम करती है, मोदी सरकार के इशारे पर काम करती है। तो अगर सीबीआई जांच की मांग मंजूर भी कर ली जाती है और रिपोर्ट सौंपती है, तब भी तो आपका सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं होगा। अजय पांडे सर, देखिए, सीबीआई का काम है कि जो लोग दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई करे, जो निर्दोष है उनको जबरन परेशान करने के लिए भी सीबीआई का प्रयोग किया जाता है। तो कांग्रेस का ये सवाल उठता है कि सरकार सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करे, लेकिन जो दोषी है इस घटना में, दोषी लोग हैं, उनके ऊपर बिल्कुल सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय पांडे जी हमारे साथ इस चर्चा में बने रहने के लिए। तो विश्वास, आखिर में चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब इस मामले में आगे क्या? जांच कमेटी गठित कर दी गई है, न्यायिक जांच आयोग भी गठित कर दिया गया, अब आगे क्या संभावना है इस पूरे मामले में? देखिए, आगे की जांच अभी भी जारी है और जांच में ये पता लगाने की पूरी प्रयास की जा रही है कि आखिर जो ये तीनों आरोपी थे, क्या ये जो उन्होंने पूछताछ में बयान दिया कि हम माफिया बनने के लिए ये काम कर रहे थे, क्या वो सच है या फिर उसके पीछे किसी बड़े नेता या किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है, किसी बड़े बिजनेसमैन का हाथ है? क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अतीक अहमद का जो लिंक था, जो रिलेशन थे, वो बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलरों से लेके बड़े बड़े रियायती लोगों से थे। तो ऐसे में कई बड़े नाम भी सामने खुल के आते, जो बार बार बात सामने आ रही कि कई बड़े नाम, कई बड़े राज खुल के आते। इसी वजह से शायद अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या करवा दी गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया विश्वेश इस पूरी खबर पर हमारे साथ बने रहने के लिए। आप आगे भी इस पूरे
खबर पर अपडेट बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया आप सभी तमाम लोगों का, मेहमानों का और साथ ही साथ हमारे दर्शकों का भी जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में आखिर तक जुड़े रहे। फिलहाल न्यूज़ टुडे पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।